जी, अरे ओ बाबा। बच्चों ये है आपका लेक्चर 240 और हम कर रहे थे आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 106 पे। 106 पे हमने पढ़ा कि किस तरह से काफ़ी ग्रुप्स भाई इकट्ठे हो रहे हैं भाई इक्वालिटी के लिए दे आर मतलब एक साथ हो रहे हैं। और जो मुद्दा था मतलब जो चीज़ थी वो यह थी कि भाई लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था, मतलब डैम्स जहाँ बन रहे हैं वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ये इसके लिए इवन फॉरेस्ट एरिया से लोगों को डिस्प्लेस करा दिया जाता है जब सेंचुरीज बनती हैं एनिमल्स के लिए। ये इस वजह से काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और वो कर रहे थे एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि इन जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं इनके लिए वो उनकी राइट्स के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने बहुत रिवॉल्यूशन टाइप चीज़ की, मतलब वो मतलब उन्होंने उनकी राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। लेक्चर 240 में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई, कौन थी वो। लेक्चर 240 पेज नंबर 106। Originating in the Mahadeo hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. महादेव हिल्स, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के महादेव हिल्स में तावा नदी है वो बहती है बैतुल से और फिर वो नर्मदा को मिलती है होशंगाबाद में। तावा नदी पे डैम बनाया गया। The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. तावा नदी पे डैम जब बनाया गया तो 1958 से चालू हुआ और 1978 तक ये डैम बन के तैयार हुआ। The Tawa began to be built in 1978. It submerged large areas of forest and agricultural land. The power left with nothing. अब ये डैम बनाने में कितनी जमीन लग गई, बड़े बड़े जंगल लग गए और बड़े बड़े लैंड लग गए। तो वहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे वह लेफ्ट विथ नथिंग, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहा। Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in fishing. They earned very little. कुछ जो डिस्प्लेस्ड लोग थे मतलब जो जिन्हें हटा दिया गया था वो वहीं रिजर्वियर के वहीं मतलब उसी डैम के आजू बाजू ही सेटल हो गए और भले उनके फार्म्स छोटे छोटे थे पर तो भी उन्होंने कैसे ना कैसे अपना लिवलीहुड ढूंढ ही लिया, मतलब अपने जीवन का साधन ढूंढ लिया। फिशिंग में उन्होंने ढूंढा, तो फिशिंग में उन्होंने अपनी जीवन का साधन ढूंढा पर बहुत कम। तो ये क्या करते हैं ये लोग रिजर्वर के मतलब आजू बाजू ये लोग सेटल हो गए, मतलब उस एरिया के डैम्स के आजू बाजू ही सेटल हो गए और फिर ये लोग फिशिंग करके थोड़ा बहुत कमाने लगे। अच्छा, डैम एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ आपको डैम समझाया गया कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ डैम। अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। डैम क्या है, डैम कहाँ बनाई जाती है, रिवर के आजू बाजू बनाई जाती है। डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर के आजू बाजू बनाई जाती है। एट साइड्स मतलब उन साइड्स पे बनाई जाती है जहाँ पे हम बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। दिस फॉर्म्स अ रिजर्वियर एंड एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्जेस वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। और ये क्या बना देता है, एक रिजर्वियर बना देता है। एंड एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्जेस वास्ट एरिया ऑफ लैंड, तो मतलब रिजर्वियर मतलब जिसमें पानी इकट्ठा होता है। वहाँ पे पानी इकट्ठा होता जाता है। तो उसके आजू बाजू वाली सारी एरिया एकदम पानी से ही भर जाती है, सबमर्ज हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जो डैम की दीवारें होती हैं वो जो रिवर में होती हैं वो इतनी ज़्यादा ऊंची होती है और एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, और पानी लार्ज एरिया में मतलब एक एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, और जो पानी है वो बहुत फैलता है, मतलब एकदम छलक जाता है, फैल जाता है।
दिस इज अ फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कॉस्ड बाय द तहरी डैम इन उत्तराखंड। ये कहाँ की फोटो है? ये फोटो है उत्तराखंड के तहरी डैम में, जो मतलब सबमर्ज करता है पानी, मतलब बहा देता है अपने में उत्तराखंड में। द ओल्ड तहरी टाउन एंड 100 विलेजेस, सम टोटली एंड सम पार्शली, वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम। सो जो पुराना तहरी टाउन था और कुछ 100 गांव, कुछ पूरी तरह से, कुछ ही वो इस डैम में वो सबमर्ज हो गए थे, मतलब पूरे पानी में वो गांव पूरे बह गए थे। नियरली 1 लाख वॉज डिस्प्लेस्ड, और 1 लाख लोगों को तो जगह छोड़नी पड़ी थी इस कारण। मतलब डैम बनता है तो वहाँ कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि जो पानी, जब रेनी सीजन आती है तो पानी एकदम बांध से छूट जाता है। घरों के घर उसमें बह जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डैम बनाते टाइम पहले ये जो जगह है वो खाली करवा देती है। ठीक है। यहाँ देखो, in 1994 the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. 1994 में हुआ क्या? 1994 में जो गवर्नमेंट ने जो फिशिंग की राइट्स थी तवा रिजर्वियर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी, कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ही जिनको बोलेंगे वही फिशिंग कर सकेंगे उस रिजर्वियर में, मतलब उस नदी में वही लोग कर पाएंगे फिशिंग। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. अब इन लोगों ने क्या, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, वहाँ के जो लोग रहते थे, मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग थे तवा रिवर के आजू बाजू, उन लोगों को उस जगह से हटा दिया और वहाँ बाहर से सस्ते लेबर ले आए। The contractor began to threaten the village who did not want to leave by bringing in hoodlums. वो लोग क्या करते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे, गुंडे लाते थे कि भाई निकलो गांव से। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वाज द टाइम टू सेट अप एंड ऑर्गेनाइज एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। पर जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो भी घबराए नहीं, वो साथ हो गए, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा हम सब मिलके अपना हक के लिए लड़ेंगे। तो इन्होंने द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, तो इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा तवा मत्स्य संघ। तो आप देखो नाम कैसे रखा गया, तवा तो तवा नदी, मत्स्य का मतलब फिश, संघ मतलब ग्रुप, क्योंकि ये लोग वहाँ पे उनको जो कॉन्ट्रैक्टर था फिशिंग नहीं करने दे रहा था। और ये तवा नदी पे तवा रिजर्वियर था और संघ मतलब ग्रुप, तवा मत्स्य संघ इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा। Organized rallies and a chakka jam road blockade demanding their right to continue fishing. उन्होंने क्या किया, इन्होंने रैलियां ऑर्गेनाइज की और एक चक्का जाम मतलब रोड ही ब्लॉक कर दिया, बीच रोड पे खड़े हो गए इकट्ठे, मतलब इतने सारे गांव वाले बीच रोड पे इकट्ठे हो गए। डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड। तो उन्होंने मतलब एक साथ खड़े हो गए और भाई अपने लिवलीहुड के लिए उन्होंने अपनी राइट के लिए वो लोग लड़े। आप यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 107 पे ये। यहाँ पे ये सारी औरतें हैं और ये देखो इस तरह से ये लोग ब्लॉक कर रहे थे रोड्स। ठीक है, फिर ये यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो फिश सारे, यहाँ ऊपर तो आप देख सकते हो कि ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, सारी औरतें ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। और ये कोऑपरेटिव का एक मेंबर है, मतलब ये जो तवा मत्स्य संघ का एक मेंबर है जो फिश का वेट कर रहा है। देखो फिश का वजन कर रहा है, ये सारी फिशेस पड़ी हैं, वजन कर रहा है। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू। क्योंकि इतने सारे गांव वाले एक साथ सड़क पे उतर आए, तो प्रोटेस्ट मतलब ये जो उन्होंने आंदोलन किया, तो इनका प्रोटेस्ट देखते हुए जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कमिटी बनाई टू असेस द इशू, मतलब आखिर प्रॉब्लम क्या है वो देखने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कमिटी बनाई। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर द लिवलीहुड। और फिर जो सरकार ने कमिटी बनाई उस कमिटी ने जजमेंट पास किया
कि इन गांव वालों को, ये जो तवा मत्स्य संघ है, ये गांव वाले हैं, इनको ही फिशिंग का राइट मिलना चाहिए। ये फिशिंग पे इन्हीं का अधिकार है, बाहर के लोगों का नहीं। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. So 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जिनको तवा डैम की वजह से हटाया गया है उनको फिशिंग राइट्स दी जाएगी, भाई वो यहाँ फिशिंग कर सकेंगे। A 5-year lease agreement was signed 2 months later on January 2, 19. People from 30 of Tawa started the new year with the first catch. So 5 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया और जनवरी 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस, 33 विलेजेस के लोगों को मतलब उन्होंने 2 जनवरी को पहले मतलब फिशिंग की जाके, ठीक है। मतलब आप सोच रहे होगे फिशिंग को इतना क्यों, पर फिशिंग से उनका जीवन चलता था। मतलब जैसे फार्मिंग एक ऑक्यूपेशन है, टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है, सो वैसे ही एक फिशिंग से उनका जो है लिवलीहुड चलता था, गुजारा चलता था। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से वही बेच के ये लोग कमाते थे। यहाँ देखो बाकायदा यहाँ गोडाउन्स में इतनी सारी फिश पड़ी हुई है और यहाँ देखो यहाँ साइड में यहाँ इसको वेट कर रहा है। सो ये बहुत एक पूरा प्रोसेस है लंबा। सो ये इनकी कमाई का जरिया था। अच्छा, यहाँ जो हमने ये सारा पढ़ा, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं पेज 106 पे, हम ट्राई करते हैं कि कैन वी आंसर इट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इशू इज द तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर। तवा मत्स्य संघ किस इशू के लिए लड़ रहा था, मतलब तवा मत्स्य संघ के पास पर्पस क्या था लड़ाई का। सो आंसर है ये कि दे वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगलों में से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनको निकाल दिया गया था। ये लोग उनके हकों के लिए लड़ रहे थे, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे। फिर सेकंड है व्हाई डिड द विलेजर्स सेट अप दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो आखिर विलेजर्स को ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्यों करनी पड़ी। सो ऑब्वियसली यही कारण है ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इसलिए कि टू फाइट, मतलब यही है कारण, टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, उनकी फाइट्स के लिए लड़ने के लिए सेटअप की। डू यू थिंक दैट द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द तवा मत्स्य संघ। राइट 2 लाइन्स ऑन व्हाई यू थिंक सो। सो क्या आपको लगता है कि इतना जो पार्टिसिपेशन हुआ विलेजर्स का तो इससे सक्सेस हुआ। तो ऑब्वियसली इट वाज अ सक्सेस। उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया तो यस इट वाज अ सक्सेस, ठीक है, यस इट वाज अ सक्सेस। सो यहाँ देखो पेज नंबर 107 पे, इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लिवलीहुड. So on January 2, 1999 people from 33 villages of Tawa started New Year with the first catch. तो हाँ उनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, मतलब सरकार समझ गई और सरकार ने तुरंत मतलब उनको राइट्स दे दिए, कमिटी बिठाई और कमिटी ने भी बोला कि हाँ भाई। सो दिस वाज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट इशू में क्या आंसर लिखोगे व्हाट इशू में। सो व्हाट इशू इज द तवा मत्स्य संघ फाइटिंग फॉर, किस लिए लड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन एमपी. दूसरा, वाई डिड विलेजर्स सेटअप दिस ऑर्गेनाइजेशन, विलेजर्स ने ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप की. सो दे सेटअप दिस ऑर्गेनाइजेशन to fight for the rights of the displaced forest dwellers of Satpura forest in MP. Next, do you think the large scale participation of villagers has contributed to the success of TMS? So yes, in response to the protest, the government created committee to assess issue. Committee recommended fishing rights to granted to villages for their livelihood. On January 1997, people from 33 villages of Tawa started New Year with the first catch. ठीक है, मतलब पहली बारी सबने फिशिंग 5 साल के लिए उनको फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया. With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. और फाइनली ये तवा मत्स्य संघ जो फिश वर्कर्स जो थे उसकी वजह से
अभी उनके इनकम भी बढ़ गई। दिस वॉज बिकॉज दे सेटअप कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। उन्होंने क्या किया, एक कोऑपरेटिव बनाया, मिलके ग्रुप बनाया और वो उनको उनकी फिश का अच्छा दाम देता था। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर वुड गेट अ गुड प्राइस। और ये कोऑपरेटिव ये जो खरीदी हुई फिश है वो जहाँ उन मार्केट्स में जाके बेचता था जहाँ पे उनको अच्छे पैसे मिले। दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times more than they earned earlier। कोऑपरेटिव बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, इन लोगों ने कोऑपरेटिव बनाया तो कोऑपरेटिव का फ़ायदा ये हुआ कि अब उनकी कमाई 3 गुना हो गई, 3 times कमाने लगे। द TMS ऑल्सो बिगिन गिविंग फिश वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। सो ये तवा मत्स्य संघ उन्हें लोन्स भी देता था रिपेयरिंग के लिए, नए नेट्स बनाने के लिए भी पैसे देता था। By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people get their rights to livelihood, they can be good managers. So जब ये लोगों मतलब अब ये लोग अच्छे से कमाने लगे और ये लोग जो अपनी फिशेस बचा सके, मतलब पहले वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो दूसरे लोगों को दे रहा था वो राइट्स, कॉन्ट्रैक्टर गुंडे बुला के उनको हैरान कर रहा था, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपना हक वापस पाया। और TMS ने ये भी दिखाया कि अगर ऐसे संस्थाएं आगे आती हैं तो लोगों को उनके जो जीवन का अधिकार है वो वापस मिलता है और लोग वही लोग एक अच्छे मैनेजर्स बन जाते हैं, हर चीज़ मैनेज करते हैं अच्छे से। ठीक है, सो ऐसे मतलब बोलने का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल कैन चेंज अ सिचुएशन। आपने यहाँ देखा कॉन्ट्रैक्टर्स हैरान कर रहे थे, गांव वाले एक हो गए और फिर ग्रुप बना, कुछों ने मिलके ग्रुप बना दिया और सबने उन्हें सपोर्ट किया। सो ये ग्रुप बना और उन्हें सपोर्ट मिला तभी ये सब हो पाया, वरना गवर्नमेंट को तो पता भी नहीं लगता कितनी प्रॉब्लम है। इन्होंने ऐसे आंदोलन किया, रोड ब्लॉक किए, तो उन्होंने अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने फिर उनका साथ भी दिया। सो इस तरह से उनका भला हुआ। तो क्या जस्ट यहाँ पे एक और पॉइंट है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर टू चेंज एन अनइक्वल सिचुएशन। सो आपकी लाइफ में ऐसा कभी कोई इंसिडेंट आया है कि एक जने की वजह से या काफ़ी जनों की वजह से एक खराब सिचुएशन संभल गई हो, एक भेदभाव वाली सिचुएशन संभल गई हो? अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपको पता है, जस्ट राइट अबाउट इट कि कोई ऐसा इंसिडेंट आया है जब ऐसा हुआ हो। सो आपका कोई भी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हो कि भाई जैसे कि भाई एक बारी आपकी कोई फ्रेंड थी जो कि आपकी लैंग्वेज दूसरी बोलती थी, वो जो रनिंग लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करती थी, जो सब यूज़ करते हैं वो दूसरे मतलब लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाती थी, जो आप यूज़ करते हो, तो उससे काफ़ी बच्चियां उसे छेड़ती थी, उससे परेशान करती थी। तो जब टीचर ने देखा तो टीचर ने सबको डांट लगाई और लड़कियां सुधर गई। सो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। सो दिस इज पेज 107। अब हम देखेंगे पेज 108। तो अभी तक हमने देखा कि इक्वालिटी राइट्स के लिए कैसे तवा मत्स्य संघ आगे आया और तवा मत्स्य संघ की वजह से ही जो है जो फिशरमैन हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। गांव वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे सतपुड़ा रीजन के, उन्हें मतलब अपनी फिशिंग राइट्स मिली और अब वो 3 गुना कमाते हैं। कोऑपरेटिव्स बने। कोऑपरेटिव मतलब ये लोग आपस में ही उन्होंने ग्रुप बनाया, एक दूसरे को आपस में हेल्प करते थे, लोन देते थे। सो ऐसे करके उनको कोई लूट नहीं पाता था। सो यहाँ पे देखो क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, ये है पेज 108। सो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्रिएटिव किया है अपनी इनइक्वालिटी को, मतलब जो उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उसके खिलाफ क्या क्रिएटिव किया है। सो यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, ये कुछ लिखा हुआ है और ये बहुत सारे लोग हैं। लैंड फर्स्ट जॉइन अस 18 to 20 जनवरी 2004 एकता परिषद। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये। तो ये एक दूसरा इस चैप्टर की ये दूसरी केस स्टडी है। पहली थी मत्स्य संघ वाली, थी तवा मत्स्य संघ वाली, जिसमें फिशिंग राइट्स के लिए जो फॉरेस्ट डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी फिशिंग राइट्स के लिए हुआ था। और ये है मतलब एक दूसरा केस स्टडी है इसी चैप्टर के अंदर।
While some join protest movements to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. तो देखो किसी कोई भेदभाव हो रहा हो तो काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन करते हैं भाई, वो लोग रैलियां निकालेंगे, सड़कों पे उतर आएंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम जो बोलते हैं, सो ये सब करते हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी पेन का इस्तेमाल, कलम का मतलब वो ऐसे ऐसे पोएम्स लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसी स्टोरीज लिखेंगे उन लोगों की मदद में, भाई अखबार के अंदर या कहीं पे भी बुक में लिखेंगे, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें उनकी प्रॉब्लम के बारे में। या तो और देयर वॉइस, कई लोग इतना अच्छा भाषण देते हैं या कई लोग इतना अच्छा गाना गाते हैं तो अपने भाषणों में, अपने गानों में लोगों की प्रॉब्लम सब लोगों को बताएंगे। और देयर एबिलिटी टू डांस टू ड्रॉ अटेंशन टू इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, कई लोग नाच के भी ये प्रॉब्लम्स को मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब खाली एक प्रोटेस्ट ही जरिया नहीं होता है, एक प्रोटेस्ट ही नहीं होता है कि आप लोगों को इक्वालिटी दिला सको। इवन आप डांस, सिंग एंड आपकी पेन यूज करके यू कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। राइटर्स, singers, dancers and artists have also been very active in the fight against inequality. बहुत सारे लेखक, बहुत सारे गाना गाने वाले, डांसर्स, आर्टिस्ट, ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं हमेशा इनइक्वालिटी के खिलाफ जंग में। Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. कई बारी जब हम ऐसी पोएम सुनते हैं, ऐसे सॉन्ग सुनते हैं, ऐसी स्टोरीज सुनते हैं, भाई किसी के साथ भेदभाव हुआ तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए कुछ करने की। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पोएट हो या आप सिंगर हो, आप आर्टिस्ट हो तो आप राइटर हो, आप हेल्प नहीं कर सकते हो। आप भी प्रोटेस्ट में हेल्प कर सकते हो, आप अपनी तरह से हेल्प कर सकते हो, मतलब आप लिख के, आप डांस करके, आप गा के इन लोगों की हेल्प कर सकते हो। ये भी एक तरीका है प्रोटेस्ट का। द इंडियन, अच्छा यहाँ पे एक और साइड में सॉन्ग लिखा गया है, एडाप्टेशन ऑफ अ सॉन्ग रिटन एज पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन। विनय महाजन ने ये जो हिस्सा है सॉन्ग का, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब ये राइट टू इंफॉर्मेशन उस टाइम चल रहा था। मतलब एक आपको पता होगा हमारी जो राइट्स हैं, जो हमको फंडामेंटल राइट्स दी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक और नई राइट काफ़ी साल पहले जुड़ी जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब जानने का अधिकार। तो राइट टू इंफॉर्मेशन पहले थी नहीं, तो सरकार से ये राइट ऐड करवाई हम सब लोगों ने। कैसे? अलग अलग तरह से आंदोलन करके। तो एक जने ने ये सॉन्ग लिखा था और उसने इस तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई। है द राइट टू नो। ये जो सॉन्ग है इसका नाम है द राइट टू नो। माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग वाई डोंट दे एवर कम ट्रू। पोयम है, मेरे सपनों को जानने का अधिकार है, क्यों सदियों तक मेरे सपने टूटे, क्यों वो कभी सच नहीं होते। मतलब मेरे सपनों को भी जानने का अधिकार है। फिर माई हैंड्स हैव द राइट टू नो वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल लॉन्ग वाई डू दे हैव नथिंग टू डू। मेरे हाथों को भी अधिकार है जानने का कि इतने लंबे समय तक मेरे हाथों के पास काम क्यों नहीं था, क्यों मेरे पास कुछ करने को नहीं था। My feet have the right to know why from village to village they walk on their own. Why are there no signs of a bus yet? मेरे पैरों को भी ये जानने का अधिकार है कि क्यों अभी भी मेरे पैरों को एक गांव से दूसरे गांव चलना पड़ता है, क्यों अभी भी एक भी बस नहीं दिखती। My hunger has the right to know why grain rots in godowns while I don't even get a fistful of rice. मेरी भूख को भी ये जानने का अधिकार है कि क्यों गोडाउन में अनाज सड़ जाता है पर मुझे एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिलते खाने।
My old mother has the right to know why are there no medicines, needles, dispensaries और bandages. मेरी बूढ़ी माँ को भी ये जानने का अधिकार है कि अभी तक क्यों दवाइयाँ नहीं हैं, क्यों सुई नहीं है, क्यों क्लिनिक्स नहीं है, क्यों बैंडेज नहीं है. My children have the right to know why do they labor day and night, why is there no school in sight. मेरे बच्चों को भी ये जानने का अधिकार है कि क्यों उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है, क्यों वो स्कूल नहीं जा पाते. सो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ये सब एक जने ने पोयम लिखी थी और बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत सरकार पे प्रेशर बनाया था और राइट टू इंफॉर्मेशन सरकार को फिर माननी पड़ी थी. सो राइट टू इंफॉर्मेशन में हमें हमारे हर सवाल का जवाब है राइट टू इंफॉर्मेशन. आप कोई भी सवाल कर सकते हो सरकार से. सो इसमें देखो, व्हाट इज योर फेवरेट लाइन इन द अबव सॉन्ग. आपकी फेवरेट लाइन क्या है सॉन्ग के अंदर. तो आपको जो भी अच्छी लगे आप लिख सकते हो. मेरी फेवरेट लाइन ये फर्स्ट 3 लाइनें हैं. माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, वाई डोंट दे एवर कम ट्रू. ठीक है, मेरे सपनों को जानने का अधिकार है कि क्यों सदियों से उसे वो टूटते आ रहे हैं, क्यों वो सच नहीं हो रहे. ठीक है, आप भी कोई भी अपनी फेवरेट लाइन लिख सकते हो. अब नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज माई हंगर हैज द राइट टू नो. पोएट ऐसे क्यों बोल रहा है कि मेरी भूख को अधिकार है जानने का. सो यहाँ पोएट बता रहा है कि भाई कैसे गांव अभी भी विलेजर्स को अनाज नहीं मिलता, गांव वालों को अनाज नहीं मिलता, गरीबों को अनाज नहीं मिलता. स्टिल पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग the grains and they rot in godowns, that's why. फिर next है, can you share with your class a local song or a poem on dignity that is from your area. क्या आप भी ऐसा कुछ शेयर कर सकते हो अपनी क्लास में इक्वालिटी पे कोई सॉन्ग या पोएम आपकी एरिया से कोई. सो ये था ये 3 क्वेश्चंस. अब हम देखते हैं आगे पेज 108 पे ही. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. तो आप देखोगे जो जितने भी आंदोलन किए गए, मतलब जो भी आंदोलनों की नींव रखी गई, the foundation of all movement for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. So जो सारे न्याय के लिए सारे मूवमेंट्स की नींव रखी गई और जो इंस्पिरेशन है इन सब पोएट्री के लिए, इन सॉन्ग्स के लिए इक्वालिटी पे, इज द रिकॉग्निशन दैट ऑल पीपल आर इक्वल. सो इससे ये पता लगता है कि सब लोग इक्वल हैं. ठीक है, मतलब अगर इतने सारे लोग आंदोलन में जुड़ रहे हैं, पोएट्री सॉन्ग्स, सो ऑब्वियसली सारे लोग इक्वल हैं, तभी तो इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं. एज यू नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स. ये आपको पता ही होगा, हमारे संविधान के अंदर राइट टू इक्वालिटी दिया गया है. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स. मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रिफर टू द movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. So ये जो मूवमेंट्स होते रहते हैं, स्ट्रगल्स होते रहते हैं इक्वालिटी के लिए इंडिया में, कंटिन्यूसली वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिफर करते हैं टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है. देखो, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओ, बिल्कुल उठाओ. क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ने ही हमें कहा हुआ है कि भाई इक्वालिटी का अधिकार, आप राइट टू इक्वालिटी सबसे पहला है हमारा ये अधिकार. सो ये हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, ये सब अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं. तो आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, सो यू हैव अ फुल राइट टू गेट योर जस्टिस, मतलब आपके साथ न्याय होना ही चाहिए. The fish workers in Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of will become a reality through their participation in this movement by constituting they use it as a living document that is something that has real meaning in our lives. So ये मतलब पहले तो ये जो फिश वर्कर्स थे तवा मत्स्य संघ के, जिन्होंने आंदोलन करके अपना मतलब जो उन पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको हैरान कर रहे थे, उनको हराया.
तो जब उन्होंने अपना तवा मत्स्य संघ चालू किया, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर इनके भलाई के लिए चालू किया था, तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उनको उनके लिए वो सच्चाई ही थी। मतलब जो वो खड़ी खड़ी अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ही कह रहे थे कि भाई हमारे संविधान ने हमें इक्वालिटी का अधिकार दिया है, मतलब ये हम सब एक हैं उसका अधिकार दिया है, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो वो घड़ी घड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते थे, उसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते थे। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब उनकी जिंदगी में उसका बहुत बड़ा महत्व है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपांड द आइडिया एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। सो जो एक डेमोक्रेसी होती है, जो कि हमारा भारत देश है, सो एक डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा आपको ऐसी कम्युनिटीज दिखेंगी, ऐसे ग्रुप्स दिखेंगे, ऐसे लोग दिखेंगे जो डेमोक्रेसी की जो सोच है उसे और आगे बढ़ाते हैं और वो इक्वालिटी के लिए मतलब उन्हें वो इक्वालिटी को और ज़्यादा जो है उसको मान दिलवाते हैं। ठीक है, सारे इश्यूज में इक्वालिटी को काउंट कराते हैं। सो कुछ लोग, कुछ ग्रुप इक्वालिटी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वालिटी को याद कराते हैं, जो उनके साथ न्याय होता है तब। सो ये था पेज 108 पे। अब हम देखेंगे पेज 109। सो 109 पे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक लेडी है और वो यहाँ पे गाना गा रही हैं, आई थिंक सो। सो दिस इज अ लेडी, शी इज सिंगिंग या कोई स्पीच दे रही हैं। पेज 109 पे अभी हम देखेंगे ये लेडी कौन है, इनके बारे में क्या है। सो दिस इज द लेडी हियर और ये लिखा गया है इनके बारे में। सो over 1500 persons attended a public hearing in Lucknow in 2001 to protest violence against women. So 1500 से ज़्यादा लोगों ने एक पब्लिक हियरिंग लखनऊ में अटेंड की। एक मतलब 2001 में लखनऊ में 2001 में एक हियरिंग, मतलब पब्लिक हियरिंग, मतलब पब्लिक हियरिंग का मतलब होता है मुकदमा। सो 1500 लोगों ने एक मुकदमा अटेंड किया था लखनऊ में 2001 में टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो औरतों के साथ वायलेंस होता है, उनके साथ मारपीट होती है, उसके खिलाफ। मतलब एक हियरिंग चल रही थी, एक मुकदमा था कोर्ट के अंदर। तकरीबन 1500 लोगों ने ये मुकदमे में हाजिरी दी थी और वो देखना चाहते थे कि कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। भाई औरतों को जो औरतों के साथ जो मारपीट होती है, वायलेंस होता है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है। Over 15 cases of violence were heard by a jury of eminent women who played the role of judges. So क्या प्रॉब्लम थी उस दिन, क्या था, तो 15 केस ऑफ वायलेंस, मतलब घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा के 15 केसेस उस दिन सुने जाने वाले थे जूरी, और वो जूरी सब लेडीज की थी, वुमन जूरी थी। दिस पीपल्स जूरी हेल्प्ड हाईलाइट द लैक ऑफ सपोर्ट इन द लीगल सिस्टम फॉर वुमन who seek justice in such cases. So over 15 केस वायलेंस अगेंस्ट वर हर्ड बाय अ जूरी ऑफ, मतलब जज कौन थे इसमें, और सारी एमिनेंट वुमन थी, मतलब सारी जो फेमस औरतें थी वो उस दिन जूरी थी और वो जजों का रोल प्ले कर रही थी उसमें। सो ये एक तरह से मतलब पब्लिक का ही किया हुआ था सारा। द पीपल्स जूरी हेल्प्ड हाईलाइट द लैक ऑफ सपोर्ट, और डिस्कशन किस चीज़ पे हुआ कि भाई हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो कानूनी सिस्टम है, औरतों के लिए कहाँ कहाँ वहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं औरतों को न्याय लेने में। सो तकरीबन 1500 लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और मुद्दा था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो औरतों के साथ जो मारपीट होती है वो था मुद्दा। और ये लोग ने इकट्ठा होके मतलब बाकायदा कुछ औरतें जज बनी और उन्होंने अपना जजमेंट पास किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, क्यों औरतों को सहन करना पड़ता है। सो इस तरह से मतलब ये हुआ था लखनऊ में 2001 में, जो लोगों द्वारा ही किया गया था। फिर इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। सो हमेशा जो इक्वालिटी के इश्यूज होते हैं, मतलब एकता के जो भी इश्यूज होते हैं,
वो हमेशा एक डेमोक्रेसी का केंद्र होते हैं। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहां पे इक्वालिटी के इश्यूज हमेशा से केंद्र में रहे हैं। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू, ये जो किताब है आपने पूरी सिविक्स की पढ़ी, वहां पे आपने काफी शुरुआत से इक्वालिटी के बारे में आपने पढ़ा। There, as you have read, include the privatization of health services in the country, increased control that business houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues affect poor and marginalized community and therefore concern economic and social equality in the country. इस बुक में आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे आपने पढ़ा कैसे हमारे देश में प्राइवेट क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं, मतलब हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट होती जा रही हैं, मतलब गरीबों की जेबें हल्की होती जा रही हैं, गरीबों को पैसे देने पड़ रहे हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, और कैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कैसे वो मीडिया को अपने हाथ में करके बैठी हैं। न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं जो ये मीडिया, जो ये बिजनेस हाउसेस उन्हें कहते हैं, वही शो करते हैं जो उन्हें कहते हैं, वही एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जो उन्हें कही जाती है। द लो वैल्यू गिवन टू वुमेन एंड देयर वर्क, किस तरह से औरतों का अभी भी, औरतों को कम पे किया जाता है कंपेयर टू मैन, किस तरह से अभी भी उन्हें कम वैल्यू दी जाती है कंपेयर टू मैन। ठीक है, सो औरतों को क्यों कम वैल्यू देते हैं अभी भी, ये हमने इस बुक के अंदर पढ़ा। लो अर्निंग्स मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन, कॉटन उगाने वाले जो फार्मर्स हैं उनकी जो अर्निंग्स हैं इतनी ज़्यादा लो क्यों हैं, ये छोटे मोटे फार्मर्स हैं। दीज इशूज सब्सटैंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, तो ये जो सारे इश्यूज हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, ये जो सारे इश्यूज हैं गरीबों को और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड वो कम्युनिटीज हैं जो हमने पढ़ा था भाई, छोटी छोटी कम्युनिटीज जो हैं आदिवासी वगैरह, सो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भी अफेक्ट करते हैं। एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री, सो इसलिए हमारे देश में इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी एक अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है, अभी भी चिंता वाली बात है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब गरीब और अमीर, ठीक है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक इक्वालिटी। सो इस तरह से ये जो इश्यूज हैं ये अभी भी हमारे देश को परेशान किए हुए हैं। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। सो जो इक्वालिटी है, दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। सो ये जो पूरी आपने किताब पढ़ी है, सो इसमें आपने देखा कि कैसे किसी भी पर्सन की या किसी भी कम्युनिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, डिग्निटी मतलब उनकी इज्जत या उनकी रिस्पेक्ट कब बनी रहेगी, तभी बनी रहेगी अगर उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, मतलब उनके पास साधन है जिससे वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर पाए, उन्हें नर्चर कर पाए और उनके साथ भेदभाव ना हो। मतलब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंसान तभी इज्जत से जी पाएगा या तभी वो इक्वालिटी से जी पाएगा, उसके आत्मसम्मान के साथ जी पाएगा अगर उसके पास साधन है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। सो इस पूरी बुक में आपने यही पढ़ा कि किस तरह से हम अपनी इक्वालिटी का मतलब हमारी इक्वालिटी हासिल कर सकते हैं, किस तरह से इक्वालिटी हमारा अधिकार है। ठीक है, सो विद दिस चैप्टर इज एंडेड हेयर। और आज मैंने आपके साथ ये जो अंदर ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, यू डोंट हैव टू राइट देम, हम इन ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस को प्रॉपरली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देन यू हैव टू राइट इट। ठीक है, सो इसी के साथ आपकी ये पूरी सिविक्स की बुक आज खत्म होती है। दिस इज स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी द लास्ट चैप्टर। सो चैप्टर के अंदर मतलब पूरी बुक में जो आपने पढ़ा, एंड चैप्टर 1 से ही ये पूरी बुक इक्वालिटी पे ही फोकस कर रही थी। सो आज हमने ये जो इक्वालिटी चैप्टर है, फाइनली जो इक्वालिटी सीरीज थी ऑफ स्टैंडर्ड 7th ऑफ सिविक्स NCERT, आज हमने पूरी की।
सो द लास्ट चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था वो पूरी बुक का एक कहते हैं ना निचोड़ था भाई, पूरी बुक में आखिर था क्या। सो ऑब्वियसली अबाउट इक्वालिटी था, इक्वालिटी फॉर वुमन, इक्वालिटी फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। सो आज हमने डिस्कस किया तवा मत्स्य संघ को, और फिर हमने देखा कि भाई किस तरह से लखनऊ में भी एक हियरिंग हुई, 1500 लोग इकट्ठे हुए। ये तो एक दो ही किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जहां बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। आए दिन आप सुनते हो, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं। So with this, I am ending my today's lecture. This is me, Rishika ma'am, requesting you just read this entire chapter properly. And मैंने जो lines आपको इस chapter के अंदर टिक कराई, just write them properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.